हेलो एवरीवन। आज हम एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी का चैप्टर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो चलिए सिलेबस देख लेते हैं कि क्या सब पढ़ना है हमें इस चैप्टर में। फर्स्ट टॉपिक होगा हमारा स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड सेकेंड और लास्ट टॉपिक होगा हमारा कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन। यानी कि इस चैप्टर में हमें बस 2 टॉपिक्स को पढ़ना है। काफ़ी छोटा चैप्टर होने वाला है ये हमारा। चलिए लेक्चर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ आपको, जहाँ से एग्जिट एग्जाम में एमसीक्यू फॉर्म हो सकता है। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आप ये याद रखिएगा कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। इस लाइन से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, जैसे व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, तो वहाँ आपको सेल के ऑप्शन में टिक करना है। नेक्स्ट समझिए कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। यूनिसेल्युलर ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है जिनका बॉडी सिंगल सेल से बना होता है। तो अभी आपने जाना कि यूनिसेल्युलर यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बॉडी एक सेल से बना होता है, जैसे कि एमीबा, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, है ना। डायग्राम में आप देख पा रहे हो। नेक्स्ट समझिए मल्टीसेल्युलर को। जैसा कि नाम है मल्टीसेल्युलर, मतलब मल्टीपल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म। देखिए कितना ईजी है, नाम से ही हमें डेफिनेशन याद हो गया। एक बात और ध्यान में रखिएगा कि स्टडी ऑफ सेल को कहा जाता है साइटोलॉजी। चलिए ध्यान से सुनिए। अभी हमने पढ़ा कि ऑर्गेनिज्म को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। और अब हम लोग ये पढ़ने वाले हैं कि सेल्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो सेल्स को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। चलिए डायग्राम में देखिए। पहले येलो कलर के सेल को देखिए, ये है यूकैरियोटिक सेल। अब यूकैरियोटिक सेल कैसे है वो समझते हैं। देखिए आउटर मोस्ट लेयर दिख रहा है आपको, ऑरेंज कलर का, उसे सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। उस लेयर के अंदर देखिए तो येलो कलर का पूरा एरिया दिख रहा होगा। इस येलो कलर के पार्ट को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में आपको काफ़ी सारे छोटे छोटे पार्ट्स दिख रहे होंगे, जिसे सेल ऑर्गेनल्स या कंपोनेंट्स ऑफ सेल बोला जाता है। तो यूकैरियोटिक सेल का ये विशेषता है कि इसके पास वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स होता है। न्यूक्लियस ये वाला पार्ट है। वहीं अगर आप उसके बगल वाले ग्रीन सेल को देखिए तो आपको पता चलेगा कि उसके पास ना तो न्यूक्लियस है और ना ही सेल ऑर्गेनल्स, इसलिए इसे प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। समझ आ गया ना सबको? कितना इजी था। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और पूरे स्लाइड को पढ़िए एक बार। चलिए अब चलते हैं इस चैप्टर के सेकेंड टॉपिक पर, जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ सेल एंड कंपोनेंट्स ऑफ सेल एंड देयर फंक्शन। देखिए ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसको आपको याद करना है। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल, तो आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है। अगर इतना सारा कंपोनेंट्स याद करने में दिक्कत हो तो बस 10 कंपोनेंट्स को याद कर लीजिएगा। कौन सा? चलिए बताता हूँ। यहाँ पर वो 10 कंपोनेंट्स और उनके फंक्शन मेंशन है। तो चलिए एक एक करके समझते हैं सभी कंपोनेंट्स को। फर्स्ट है सेल मेम्ब्रेन, जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोला जाता है। ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट। सेल मेम्ब्रेन को समझने से पहले आप ये समझिए कि जो सेल होता है उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, बट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ हार्मफुल सब्सटेंसेस भी होते हैं, जो अगर सेल के अंदर आ जाएं तो सेल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसीलिए जो हमारा सेल का आउटर मोस्ट लेयर है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, वो गार्ड के तौर पर काम करता है। तो जो सब्सटेंस सेल के लिए यूजफुल होता है उसको अंदर आने देता है, और जो हार्मफुल होता है उसको बाहर रोक दिया जाता है उसके द्वारा। किसके द्वारा? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा। यही रीज़न है सेल मेम्ब्रेन को सेमी परमिएबल बोलने का। साथ ही साथ सेल मेम्ब्रेन का काम होता है सेल के शेप और स्ट्रक्चर को मेंटेन करना। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और सेल मेम्ब्रेन और उसके फंक्शन को पढ़िए। चलिए सेकेंड साइटोप्लाज्म को समझिए। ये सेल के अंदर जेली लाइक सब्सटेंस होता है, जिसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं, और ये सेल ऑर्गेनल्स साइटोप्लाज्म में मेटाबॉलिक रिएक्शन को परफॉर्म करते हैं, जिसे सेलुलर प्रोसेस भी कहा जाता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और साइटोप्लाज्म और उसके फंक्शन को पढ़िए। थर्ड न्यूक्लियस को समझिए। इसे कंट्रोल सेंटर बोला जाता है, क्योंकि ये स्टोर करता है जेनेटिक इंस्ट्रक्शन को, क्योंकि इसके अंदर प्रेजेंट होता है डीएनए। और न्यूक्लियस हेल्प करता है सेल ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन में हेल्प करने का मतलब हुआ कि न्यूक्लियस कैरी करता है
हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन को डीएनए के फॉर्म में, जो कि आगे चलकर ऑर्गेनिज्म के फिजिकल अपीयरेंस के लिए जिम्मेदार होता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और न्यूक्लियस और उसके फंक्शन को पढ़िए। फोर्थ है माइटोकॉन्ड्रिया। इसे पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि ये एनर्जी जनरेट करता है बाय द प्रोसेस ऑफ सेल्यूलर रिस्पिरेशन। सेल्यूलर रिस्पिरेशन एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके एटीपी प्रोड्यूस किया जाता है। एटीपी यानी कि एडोसिन ट्राइफॉस्फेट। देखिए, एटीपी से ही सेल को एनर्जी मिलता है ताकि वो और भी दूसरे फंक्शन को परफॉर्म कर सके। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और माइटोकॉन्ड्रिया और उसके फंक्शन को पढ़िए एक बार। फिफ्थ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में SER भी बोलते हैं, एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको शॉर्ट फॉर्म में RER भी बोलते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स बोला जाता है। इसके शेप और स्ट्रक्चर से आप समझ पा रहे होंगे कि इसे नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन सिस्टम के ट्यूब्यूल्स होते हैं जो न्यूक्लियर इन्वेलप से कनेक्ट रहते हैं। इसका काम होता है सेल में प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करना, मतलब प्रोड्यूस करना। तो ये प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज करता है और उन्हें ट्रांसपोर्ट करता है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और उसके फंक्शन को पढ़िए एक बार। सिक्स्थ है राइबोसोम। राइबोसोम स्मॉल ऑर्गेनल्स होता है जो कि प्रेजेंट होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर, डायग्राम में देख पा रहे हो आप, और इसी के अंदर प्रोटीन सिंथेसाइज होता है। चलिए पढ़िए राइबोसोम को। सेवेंथ है गोल्जी एपरेटस। देखिए, जो प्रोटीन और लिपिड सिंथेसाइज हुआ है हमारे सेल में, उसको ये गोल्जी एपरेटस मॉडिफाइड करके पैक करेगा ताकि वो ट्रांसपोर्ट हो सके। कहाँ ट्रांसपोर्ट हो सके? जहाँ उसकी ज़रूरत हो। इसलिए गोल्जी एपरेटस को पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। चलिए पढ़िए गोल्जी एपरेटस को। एट्थ है लाइसोसोम। इसके अंदर प्रेजेंट होता है डाइजेस्टिव एंजाइम जिसका काम होता है सेलुलर वेस्ट को रिसाइकल करना। इसे सुसाइडल बैग ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है समझिए। इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट होता है वो अगर सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाए तो पूरा सेल ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि सेल अपने अंदर सुसाइडल बैग लेकर चल रहा है जो कभी भी सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है। समझ में आया सबको? चलिए बहुत बढ़िया। लाइसोसोम को पढ़िए एक बार। नाइन्थ है साइटोस्केलेटन। ये वाला पार्ट, ये सेल को स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ताकि सेल का शेप मेंटेन रह सके। साथ ही साथ ये सेल के मूवमेंट में और सेल के डिवीजन में भी इन्वॉल्व रहता है। लास्ट सेल ऑर्गेनल आपको याद रखना है वैक्यूल को। ये मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनल होता है जो कि स्टोरेज का काम करता है। अब समझिए कि ये क्या सब स्टोर करता है। वाटर को, साल्ट और शुगर को, मिनरल्स को एंड वेस्ट प्रोडक्ट को। चलिए आपका चैप्टर खत्म हो चुका है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपको प्रैक्टिस करने हैं।